कोई भी ज़बान दुनिया की, किसी भी ज़बान की तारीख उठा के देख लीजिए, उसकी पहचान रस्मुल ख़त से है। रस्मुल ख़त उस ज़बान की रूह है। कि मैं अच्छा। नेशनल पुलिस एकेडमी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है, जहाँ आईपीएस लोगों की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ आईपीएस ऑफिसर्स को जो प्रोबेशन में होते हैं, उन लोगों को 19 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं वहाँ पे। उन लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज उर्दू भी है, जो मैं 4 साल से, लेकिन इसमें मेरा मशवरा सिर्फ इतना सा है कि अगर किसी को उर्दू में दिलचस्पी है, तो वो अगर चाहे तो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते में वो उर्दू पढ़ना लिखना सीख सकता है। कोई भी हम में से वो आदमी जो ज्यादा हिंदुस्तानी ज़बानें जानता है, वो ज्यादा बेहतर। हम लोगों को दिल जमे के साथ जिस तरह से अपने इलाके को या वहाँ के लोगों को एक्सपोजर मिलना था, जो लिखना था उन्होंने लिखा, लेकिन उन लोगों को एक्सपोजर नहीं मिला। आलमी तौर पर या हिंदुस्तान के स्तर पे उनको हम लोग मुतारिफ करा सकते हैं, उनको रोशनास करा सकते हैं। ज़ुबैर हसन गाफिल साहब के वालिद हैं ज़हुरुल हसन साहब, उनका शेरी मजमुआ आया। शायरी ने या अदब ने, बिलखुसूस शायरी ने कौमों को जगाने का, बेदार करने का, अवेकनिंग। अगर इस तरह का काम हम किसी मकामी बोली में करते हैं, तो उसको खुशामदीद कहना चाहिए, उसका वेलकम करना चाहिए। लेकिन इनकरेजिंग चीज़ों की जगह पे डिस्करेजिंग चीज़ें हों मकामी बोली में या किसी भी बोली में, हम किसी पे हंसें, हम किसी को जो है ना डिस्करेज करने का, तंज और मज़ाह एक जिस ज़बान का, जिस ज़बान में तंज़ व मज़ाह का अदब जितना बुलंद होगा, वो ज़बान उतना ज़्यादा, उसका अदब उतना ज़्यादा, कि जहाँ पे आप किसी के बीए पास कर लेने पे जो है ना मजाक उड़ाएं, आप जो है ना किसी के अच्छा काम कर देने पे या सैलाब आ जाने पे, हमारा इलाका जहाँ से हम आते हैं, हम अपने इलाके के मकरूज हैं, अपने अपने लोगों के हम कर्जदार हैं। उनका जो एहसान है, जो उनका प्यार है, जो उनकी मोहब्बत है, उसको किसी सूरत में अदा नहीं किया जा सकता। बद्दुआओं ने मुझे महफूज रखा आज तक, तुम दुआ देने लगे तो मसला हो जाए। जिस कलंदर ने रखा ठोकर में तख्तो ताज को, वो जरा सा सर हिला दे जल्जला हो जाए। जो मसलहत के असीर हैं, उनसे प्यार करके भी क्या करोगे, वो आने वाला नहीं है तो इंतजार करके भी क्या करोगे। रूबरू के आज के इस एपिसोड में हमारे ख़ास मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर जाहिदुल हक साहब, मशहूर वकील जनाब ज़हुरुल हक साहब के साहबजादे हैं, इसी शहर अररिया के रहने वाले हैं। आपने बुनियादी तालीम अररिया ही के एक स्कूल मिसाली मिडिल स्कूल ककरुआ और फिर उसके बाद आज़ाद एकेडमी अररिया से हासिल की। फिर उसके बाद आप अलीगढ़ गए, अलीगढ़ के बाद फिर जेएनयू में दाखिला लिया, एमए, एमफिल, पीएचडी आपने जेएनयू से ही मुकम्मल किया। फिर उसके बाद तदरीसी खिदमात की जो शुरुआत की आपने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने शुरू किया, फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी आपने खिदमात अंजाम दी, दर्स व तदरीस का काम किया, और अभी इस वक्त हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर के शोबे उर्दू में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आप एक शायर भी हैं, अदीब भी हैं, बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल मुशायरों में शिरकत फरमा चुके हैं और बहुत से मुशायरों की नज़ामत भी आपने की है। कई नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स में आपने अपने मकाले पेश किए हैं, बहसत मकाला निगार आपने शिरकत फरमाई है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 4 किताबें भी हैं जो आपने लिखी हैं, और तकरीबन 30 से ज़्यादा मज़ामीन हैं, आर्टिकल्स हैं, जो मुख्तलिफ़ रिसालों में, नेशनल और इंटरनेशनल रिसालों में पब्लिश हो चुका है, छप चुका है। अररिया शहर से जो बाहर का इंटेलेक्चुअल हल्का है, जो किसी न किसी तरह से शहर से जुड़ा हुआ है, आपसे बखूबी वाकिफ़ है। अररिया में कम लोग ये जानते हैं कि आपका एक सियासी पस मंज़र भी रहा है। ज़माने तालिब इल्मी में आप बहुत ही एक्टिव थे, ख़ासकर जब जेएनयू के अंदर थे आप, और एक छात्र संघ के आप से आपने इंतखाब भी लड़ा, इलेक्शन भी लड़ा स्टूडेंट यूनियन के अंदर। और उस वक्त जो सियासी गलियारे में, या उस वक्त जो सियासी तौर पर जो लोग देश के बड़े लोग माने जाते थे,
उनसे बहुत ही नज़दीकी मरासिम भी आपके रहे, तो आज हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर जाहिदुल हक साहब, हम आपका खैर मकदम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें दौसंवाद को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया हम अफान कामिल, जी, ये हम मेरे लिए शुरू खुशी की बात है। जी, मेरे हम लिए ये खुशी की बात है कि किसी न किसी बहाने से अपने लोगों से, अपने समाज और मुआशरे से, या जहाँ से मेरा ताल्लुक है, वहाँ के किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम लोगों के रूबरू आएँ, ये मेरे लिए खुशी की बात है। और ये मौका फराहम करने के लिए आप तमाम लोगों का, बिलखुसूस दसंवाद का बहुत शुक्रिया। हम शुरू यहाँ से करते हैं कि अररिया से आपका ये सफ़र शुरू होता है, या सफ़र हयात कह लें, या तालीमी सफ़र कह लें, या अदबी सफ़र कह लें। अलीगढ़ से फिर जेएनयू, बंगाल और अभी हैदराबाद में। थोड़ी सी रोशनी आप अपने इस सफ़र पर डाल देते तो हमारे नाज़रीन के लिए बड़ा ही मुफीद होता। बहुत शुक्रिया अफ़ान। वाक़या ये है कि मेरी इब्तदाई तालीम, जैसा कि बताया आपने, कि अररिया में वो सरकारी स्कूल है, और सरकारी स्कूल में भी वो एक आइडियल मॉडल सरकारी स्कूल है जिसका नाम मिसाली मिडल स्कूल ककड़ुआ है। वहाँ से मेरी तालीम हुई। फिर बाद में हमने बोर्ड के इम्तहान, यानी 10वीं क्लास हमने आज़ाद एकेडमी अररिया से हमने इम्तहान पास किया, और अलशम्स मिलिया कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ गया। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आने के बाद दुनिया बदल गई, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आने के बाद एक अलग एक्सपोजर मिला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो माहौल या वहाँ का जो मिजाज था, उसने हमको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। और सच्ची बात यही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने वो लॉन्चिंग पैड दिया कि जिसकी बुनियाद पर फिर मैं आगे के लिए एमए करने के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हम सब लोग वाकिफ हैं खूब अच्छे से कि वो मुल्क का एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जो स्टूडेंट के कैरेक्टर बिल्डिंग में ओवरऑल उसका बहुत नुमाया रोल है। हम लोग जब जेएनयू आए थे, हमने वहाँ से एमए किया, एमफिल और पीएचडी किया, तो हम लोगों के ज़माने में भी वो जेएनयू उसकी अपनी अलग पहचान थी। और हम लोग वहाँ स्लोगन पढ़ते थे, देखते थे, और प्रैक्टिकल डेली लाइफ में हम लोग उसको एक्सपीरियंस करते थे कि कंप्लीट स्टूडेंट किस तरह से बनते हैं, या स्टूडेंट को कंप्लीट कैसे बनाया जाता है। सिर्फ क्लासरूम टीचिंग ही नहीं है, उसके अलावा पूरा जो जेएनयू का माहौल था, वहाँ इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी कि हम लोग क्लासरूम के बाहर भी बहुत कुछ सीखते थे। तो ये मेरा सफ़र रहा कि हमने इस तरह से जेएनयू तक तालीम हासिल की। और खुदा का शुक्र है कि पीएचडी मुकम्मल करते ही मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुझे बहैसियत एडहॉक लेक्चरर वाबस्ता होने का मौका मिला। तकरीबन 4 साल मैंने वहाँ उस शोबे से मेरी वाबस्तगी रही, और फिर उसके बाद मेरा तकर्रुर मुस्तकिल तौर पर वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन के ज़रिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में हुआ। तो मैं, वो एसडीपीआई कॉलेज है, उस कॉलेज में मैं गया, और वहाँ बहुत मुख्तसर सी मुद्दत के लिए मैं रहा, कोई 6 महीने 11 दिन के। इस बीच में मुझे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वाबस्ता होने का मौका मिला, और मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गया। असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से यहाँ मैंने ज्वाइन किया, और फिल वक्त मैं शोबे उर्दू हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर। तकरीबन 20-25 साल पहले, जबकि अभी भी अररिया शहर का माहौल ये है कि आप अगर पेरेंट्स से या गार्जियन से ये पूछेंगे कि बच्चों को क्या करवाना है, तो वो 2 प्रोफेशन के ताल्लुक से ही बोलते हैं, या तो डॉक्टर या इंजीनियर, और कुछ लोग हैं जो कभी बीपीएससी वगैरह की भी बात करते हैं। लेकिन एक ऐसे 20-25 साल पहले उर्दू अदब का इंतखाब आपने बाज़ाब्ता सोच समझ करके किया, या सब्जेक्ट आपने ले लिया, रख लिया, और फिर बाद में राहें बनती चली गई? नहीं, ये बिल्कुल सही किया। इसमें 2 बातें हैं, उनको समझना चाहिए हम लोगों को, कि जिस इलाके से हम लोग आए हैं, जो हमारा इलाका है, उस इलाके में क्यों लोग आज भी डॉक्टर, इंजीनियर या सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं। ये लोगों के दरमियान आम बहस की चीज़ है। दिल्ली वगैरह में बिलखुसूस लोग कहते हैं कि बिहार के लोग जो है वो सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। उसकी वजह ये है कि बिहार में आप किसी भी तरह की कोई इंडस्ट्री नहीं है,
बिहार में दूसरे एवेन्यूज जो है करियर के वो नहीं है। लिहाजा जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, तो जो करियर ओरिएंटेड हैं उन लोगों के लिए ऑप्शन बचता है कि वो गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ जाए। लेकिन जो हम लोगों का खित्ता है, हम लोगों का इलाका है, वो अगर ध्यान दें तो हम लोग ये देखते हैं कि हम खालिस तौर पर हम लोग एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है वो हम लोग किसानी, खेती किसानी पे, ज़राअती निज़ाम जो है उस पर हम लोग डिपेंडेंट हैं। ये दुनिया की तारीख उठा के अगर देखें तो अंदाजा होगा कि जहाँ भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लोग हैं उनका अट्रैक्शन जो होता है वो पावर की तरफ बहुत हसरत भरी निगाह से देखते हैं। उनको अब के जो 7 साल 8 साल 10 साल पहले तक का हिंदुस्तान था कि गाड़ी में जो लाल बत्ती होती थी, जो रेड बीकन लाइट कहते हैं, वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी वो लाइट। और इसकी वजह से लोगों ने, चूंकि हम लोग जिस समाज और मुआशरे से आए हैं वहाँ गरीब लोग ज़्यादा हैं, खेती पर मुनहसर लोग ज़्यादा हैं, तो हम लोगों ने वहाँ अपने ज़िला में, अपने आसपास के इलाके में हम लोगों ने लोगों को देखा है कि लोग कैसे पावर को यूज़ के साथ में मिसयूज़ करते हैं। तो वहाँ पे आम स्टूडेंट जो है वो इस तरफ अट्रैक्ट होता है और गार्जियंस भी इसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि वो देखते हैं कि समाज में डॉक्टर और इंजीनियर की बड़ी हैसियत है, वो अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इसलिए कि हमारे समाज और मुआशरे में अगर ध्यान दें तो 50 साल पहले डॉक्टर्स बहुत कम थे हम लोगों के यहाँ। आज अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर्स की तादाद अच्छी खासी है हमारे इलाके में, लेकिन 50 साल पहले डॉक्टर्स नहीं थे। सिविल सर्वेंट हमारे यहाँ 91 से पहले अपने इलाके में कोई भी, हम लोगों के दरमियान से सिविल सर्वेंट बहुत कम थे। स्टेट सर्विसेज में लोग थे, 70s में भी थे, 80s में भी थे, लेकिन बहुत कम लोग थे, इक्का दुक्का लोग थे, मैं नाम भी गिना सकता हूँ। लेकिन धीरे 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 लोगों का इस तरफ अट्रैक्शन हुआ और उसकी बुनियादी वजह यही है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी के हम लोग थे और हम लोग पावर को बहुत हसरत भरी निगाह से देखते हैं। इसलिए हमारी तरफ के ज़्यादातर लोग वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर बन के समाज में, क्योंकि उसकी भी वजह है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे असलाफ ने दूसरे लोगों के सामने जहाँ पे उन्होंने रेस्पेक्ट के साथ लोगों को सर कहा है, हुजूर कहा है, आदाब और प्रणाम किया है, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे को भी आने वाले ज़माने में लोग आदाब और प्रणाम करें, उनके बच्चे को भी लोग हुजूर और सर कहें। इसलिए वो लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट बनाना चाहते हैं। एक रीज़न ये है। जहाँ तक रही मेरी बात कि मैंने इस लाइन से जो लीक थी, उस लीक से अलग हट के मैंने लिटरेचर का इंतखाब क्यों किया? हकीकत ये है, वाक़या ये है कि मैं ज्योग्राफी का तालिब इल्म था, मैं ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, ज्योग्राफी पढ़ रहा था। लेकिन मेरे वालिद मोहतरम चूँकि खुद वो अंग्रेज़ी के उस्ताद रहे हैं, अंग्रेज़ी से उनका ताल्लुक़ है, तो उनसे मैं अक्सर डिबेट डिस्कशन में या पढ़ने लिखने की चीज़ों में वो मुझे हमेशा राग़िब करते थे, मुझे हमेशा एनकरेज करते थे कि तुम उर्दू पढ़ो, तुम्हारी उर्दू अच्छी है, तुम उर्दू की तरफ जाओ तो ज़्यादा अच्छा करोगे। पता नहीं कबूलियत की ये कौन सी घड़ी थी कि उन्होंने ये कहा। और जब मैंने आगे चलकर अपने करियर को शेप अप करने के लिए जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मैंने रुख किया, तो वहाँ मैंने जो एप्लीकेशन दिया, मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया था, लेकिन जो फर्स्ट कॉल लेटर मुझे वहाँ से मिला वो मेरा सिलेक्शन उर्दू में हुआ और इस तरह से मैं उर्दू में आया। मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट था, ज्योग्राफी को मैं छोड़ के, मैं ज्योग्राफी ड्रॉप करके मैं उर्दू में आया था। लिहाजा अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरा एक शऊरी फैसला था, मैं कोई फेलियर नहीं था कि कोई फेल हो गए या करियर एवेन्यूज़ नहीं है, किसी और सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो उर्दू में चले आए, ऐसा नहीं था। मैंने शऊरी तौर पर ज्योग्राफी को छोड़ा, ड्रॉप किया था और उर्दू का मैंने इंतखाब किया। और हालात अच्छे नहीं थे, किसी भी ज़माने में बहुत ज़्यादा साजगार हालात नहीं होते हैं। लोगों ने दिल शिकनी की भी बातें की, ये कहा कि नहीं मौक़े कम है उर्दू में, फलां है, तुमसे पहले 200 लोग लाइन में लगे हुए हैं, ऐसे भी लोग थे। लेकिन खुदा का शुक्र है और हमने अपने तौर पे जो कोशिश की, हमने अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार किया, तो मुझे उसका नतीजा भी मिला कि मैं जो कुछ भी हत्तल मक़दूर में जो कुछ कर सकता था, मैंने कम वक्त में वो करने की कोशिश की और मुझे उसमें खुदा ने कामयाबी भी दी। मैं हमेशा इसके लिए खुदा का शुक्रगुज़ार रहता हूँ। एक बात हमेशा ये कही जाती है कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ख्वाहिशमंद भी रहते हैं लोग अपने बच्चों को भेजने के लिए, और आपका तजर्बा बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का भी है और यूनिवर्सिटीज़ से बाहर रह कर के पढ़ने का भी है, खुद अररिया जैसे छोटे शहर में। क्या बुनियादी फ़र्क है जो आप महसूस करते हैं, या किन वजूहात की बुनियाद पर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का रुख किया जाना चाहिए और वो कितना ज़रूरी है?
एक आम स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हर शख्स, हर बच्चा वहाँ जा नहीं पाता है। सच्ची सच्ची बात ये है कि जो हम ये एक लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, एक डिफरेंशिएटिंग लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी, छोटी यूनिवर्सिटी, बड़ी जगह, छोटी जगह। हमको सबसे पहले ये सोचना चाहिए, ये देखना ज़रूरी है कि कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी इदारा जो आज बड़ा है, कोई भी यूनिवर्सिटी जो बड़ी बनी है या ऊँची जगह पे यूनिवर्सिटी पहुँची है, तो क्यों पहुँची है और कैसे पहुँची है? आप हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की तारीख उठा के देख लें। एक ज़माने में हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है, वो आप देखेंगे अगर तारीख उठा के, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और फिर उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ बनी है जिस तरह से, तो बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह जैसी हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, कि इन सब यूनिवर्सिटीज़ ने 100 साल पूरे कर लिए हैं, 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास वगैरह को तो 150 साल से ज़्यादा हो गए हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ ने अपने जो ईयर ऑफ एक्सीलेंस हैं, उन ईयर ऑफ एक्सीलेंस को इन यूनिवर्सिटीज़ ने बचा के रखा और उसने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया। लेकिन बाद में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आई, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो इस तरह की यूनिवर्सिटी आई, और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी ने एक इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की, कि जो भी समाज का हमारे वो तबका या वो आबादी के जो बड़ी जगहों पे नहीं आ पाती है, या वैसे लोग जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े अदारे में नहीं आ सकते हैं, हम उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। और जेएनयू का एंट्रेंस टेस्ट हिंदुस्तान भर में होगा, और हम वहाँ पे किसी भी तरह की कोई तफरीक नहीं करेंगे, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इसकी कोई तफरीक नहीं करेंगे, और इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। और जेएनयू ने कुछ करेक्टिव मेजर्स भी लिए थे उसके लिए। करेक्टिव मेजर्स इस तरह से लिए थे कि जो पिछड़े इलाके के लोग थे, उनको क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 बना के उनको कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स में उनको 2 नंबर, 4 नंबर, इस तरह का कुछ इजाफा करना, उनको एक पॉजिटिव एक्शन था। इसकी वजह से हिंदुस्तान के देही इलाकों के, देहात के लोग, गांव के पिछले इलाके के लोग जेएनयू जैसी जगह पे पहुंच पाए, और उससे एक बड़ी तब्दीली आई। रह गई बात दूसरी यूनिवर्सिटीज की, जो छोटी यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, या छोटे इलाकों में। अब तो आजकल अगर आप देखें, जैसे तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तो आपको तकरीबन हर जिले में एक यूनिवर्सिटी मिलेगी। बिहार में भी अब देख रहे हैं कि हर दो तीन जिले पे एक यूनिवर्सिटी है, या 2 जिले पे, 3 जिले पे एक, हर जिले में यूनिवर्सिटी इस तरह से हो रही है। तो उसका फायदा ये हो रहा है कि तालीमी बेदारी आ रही है। हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ था, तब लिटरेसी रेट हमारी क्या थी और अब लिटरेसी रेट क्या है, तो इन सब चीज़ों का फर्क पड़ रहा है। लेकिन जो सवाल आपने किया है, बुनियादी तौर पर वो सवाल जायज़ है, कि ये जो बड़ी जगह हैं या बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े इदारे जो बने हैं, इनका अपना एक एक्सीलेंस का ज़माना रहा है। कि अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1917 में बनती है, तो 17 से लेकर 2017 तक उसने अपनी एक्सीलेंस को बचा के रखा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में बनती है, तो 1920 से 2020 तक उसने अपने एक्सीलेंस को बचा के रखा। 1922 की दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या जेएनयू को ही अगर देखें, तो जेएनयू ने अपने आप को जिस तरह से डेवलप किया, जिस तरह से बनाया, 50 साल, 55 साल की यूनिवर्सिटी है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी 1974 की यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से जो यूनिवर्सिटीज बनी हैं बड़े जगहों पे, तो जो बड़ी बड़ी जगहों पे जो यूनिवर्सिटीज बनी हैं, उन यूनिवर्सिटीज का वाकई बड़ा काम है कि हिंदुस्तान भर के लोगों को, इनका एक कल्चर जो है इन यूनिवर्सिटीज का, वो पैन इंडिया कल्चर है। पैन इंडिया हम कह रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको बैरूनी ममालिक के लोग, फॉरेन कंट्रीज के स्टूडेंट्स और दूसरी जगहों के लोग आते हैं यहाँ पे। आजकल सार्क कंट्रीज के लोग आते हैं, या फॉरेन कंट्रीज में भी जो है ना, यूरोपियन कंट्रीज के, अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, इस तरह से लोग आते हैं। तो यहाँ एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। ऐसा एक्सपोजर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कम है, जिसकी वजह से वहाँ ये प्रोडक्टिविटी नज़र नहीं आती। पढ़ने लिखने के माहौल पे क्लासेस यहाँ रेगुलर होती हैं, या टीचिंग फैकल्टी पे, जो भी टीचिंग फैकल्टी यहाँ है, वो हिंदुस्तान भर से जो बेस्ट माइंड्स हो सकते हैं, उन सबको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ने इम्प्लाई किया, अपने यहाँ रखा। तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ऐसी प्रोडक्टिविटी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा कम देखने के लिए मिलती है। उसकी वजह यही है कि वो हमने पैन इंडिया कल्चर वहाँ पे डेवलप नहीं किया। आप कहने के रेख्ता एक फाउंडेशन है, या आप कहने के उनकी कुछ कोशिशें हैं जो उर्दू के ताल्लुक से की जा रही हैं। आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं, क्योंकि आप रेख्ता पर आ भी चुके हैं उनके कई प्रोग्राम्स में।
उनकी कोशिशों को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उसमें उस पर कभी-कभी तनकीदी बहसें भी होती हैं, ख़ासकर जब रस्मुल ख़त को लेकर के बहस होती है। तो एक तो ये है कि रस्मुल ख़त जो है किसी भी ज़बान के लिए वो कितना अहम है, और रेख्ता की जो कोशिशें हो रही हैं उर्दू को बचाने के ताल्लुक से, एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जो उन्होंने जमा कर रखा है, बल्कि महफ़ूज़ कर दिया है, वो किताबी शक्ल में भी है, अशआर की शक्ल में भी है। तो इन कोशिशों को कैसे देखते हैं और रस्मुल ख़त का क्या मक़ाम है किसी भी ज़बान की? दो सवाल आपने किया है। रेख्ता .com जो है, या रेख्ता पहले वो ORG था, आजकल रेख्ता.com है। तो ये रेख्ता वाले जो हैं, मोहतरम संजीव सराफ साहब हैं, ये बाई प्रोफेशन, पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं, IIT के पास आउट हैं। और ये सोच उनकी जो है, ये वाकई बहुत मुस्बत सोच है कि जो बिखरी हुई चीज़ें थी, बिखरी हुई चीज़ों को उन्होंने जमा किया। मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी, कि जिन दिनों मैं MPhil PhD कर रहा था, तो मेरे टीचर्स ने, मेरे सीनियर्स ने, जिन लोगों ने भी मुझे बताया कि फलां चीज़ फलां जगह दस्तयाब है, मुझे ज़ाती तौर पर वहाँ जाना पड़ा। मैं मिसाल के लिए बताऊं कि PhD के ज़माने में चूँकि मेरा काम 18वीं सदी पे है, 18th सेंचुरी की गज़ल पे है, तो मुझे उस ज़माने के शोराए कराम के कुल्लियात को, उनके दवावीन को मुझे देखना ज़रूरी था मेरे लिए। और ज़्यादातर उसमें कलमी नुस्खे थे, तो कलमी नुस्खों को देखने के लिए मुझे मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ में जाना पड़ा। मिसाल के लिए खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना, रज़ा लाइब्रेरी रामपुर, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, जामिया मिल्लिया की लाइब्रेरी, सालार जंग म्यूज़ियम जो हैदराबाद में, उसकी अपनी एक लाइब्रेरी है, उसमें बड़ा अच्छा एक मखतूते का कलेक्शन है, इदारा अदबियात लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता वगैरह। तो मैंने हिंदुस्तान की बहुत सारी लाइब्रेरियों की मैंने खाक छानी और वहाँ जाके मैंने मटेरियल्स जमा किए। लेकिन आपको हैरानी होगी कि अब मैं 10 साल बाद, 15 साल के बाद, अब जब बैठ के देख रहा हूँ, तो रेख्ता ने वैसे बहुत सारे मवाद को ऑनलाइन अवेलेबल करा दिया है, या जो मतबूआ किताबें थी उन किताबों को स्कैन करके रेख्ता ने अवेलेबल कराया है। और अब ये कह सकते हैं कि पहले प्यासा जो है वो कुएं के पास जाता था, लेकिन यहाँ संजीव सराफ साहब ने कुआं नहीं, बड़ा सा कुआं, समुंदर उन्होंने कूजे में लाके बंद कर दिया है। जिसको चाहे वो हत्तल मकदूर उससे जितना इस्तेफादा कर सकता है उतना इस्तेफादा करे। रेख्ता की ये कोशिश बड़ी अच्छी है। ये इल्मी बहस है, ये जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो रिसर्च ओरिएंटेड लोग हैं, उनके लिए है। दूसरी बात जो आपने की है, वो दूसरी बात है रस्मुल खत के हवाले से। रस्मुल खत का हवाला, ये जो मामला है, ये बड़ा नाजुक मामला है। कोई भी जबान दुनिया की, किसी भी जबान की तारीख उठा के देख लीजिए, उसकी पहचान रस्मुल खत से है। रस्मुल खत उस जबान की रूह है। रस्मुल खत को अगर आप छोड़ देंगे तो जबान की रूह खत्म हो जाएगी, जबान बेरूह हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं, हिंदुस्तान की अगर बात करें, क्योंकि मेरा अपना तजर्बा इस तरह का रहा है कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉन उर्दू नोइंग लोगों को पढ़ाया है मैंने मुस्तकिल 4 साल। और आपको हैरानी होगी कि उसमें 300, 350, 400 स्टूडेंट्स अलग अलग सेक्शंस मिलाकर होते थे, और उसमें 95, 96, 97% लोग नॉन उर्दू बैकग्राउंड के होते थे। वो उर्दू की मोहब्बत में, उर्दू से दिलचस्पी की बिना पर, या उर्दू शेर व शायरी की वजह से वो उर्दू की तरफ राग़िब होते थे, और वो उर्दू पढ़ना लिखना शुरू करते थे। रस्मुल ख़त से उनको अलिफ बे से शुरू करते थे और बाद में वो टेक्स्ट पढ़ने लगते थे, वहाँ तक लेके आते थे। यही काम हमने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी किया। यहाँ भी फॉरेन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, या नॉन उर्दू नोइंग वालों को यहाँ भी पढ़ाया है। और इसके अलावा मेरा अपना एक तजुर्बा है जो उर्दू के लोगों में खाल खाल इक्का दुक्का लोगों को होगा, कि मैं अच्छा। नेशनल पुलिस एकेडमी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है, जहाँ IPS लोगों की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ IPS ऑफिसर्स को जो प्रोबेशन में होते हैं उन लोगों को 19 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं वहाँ पे। उन लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज उर्दू भी है, जो मैं 4 साल से वहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे उन लोगों को भी पढ़ाने का इत्तेफाक है, और मैं देखता हूँ कि वो लोग किस ज़ौक़ और शौक़ से या किस दिलचस्पी से वो उर्दू पढ़ना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रस्मुल ख़त नहीं जानते हैं, लेकिन उनको उर्दू से दिलचस्पी है, उर्दू के अशार से, उर्दू की असनाफ से,
उर्दू की बहुत सारी चीज़ों से उनको अफसाने से, नॉवेल से या इस तरह की चीज़ों से दिलचस्पी है, तो हमारे पास वहाँ पे रास्ता ये बच जाता है कि हम उनको तर्जुमे की शक्ल में, ट्रांसलेशन की शक्ल में या कभी-कभी ट्रांसलिटरेशन की शक्ल में हम उनको उर्दू अदब से वाकिफ़ कराएँ। लेकिन अगर वही चीज़ जो रेख्ता वाले ने किया है कि 3 लैंग्वेजेस उन्होंने अडॉप्ट करने की कोशिश की है कि जी। फ़ारसी रस्मुल ख़त में यानी जो उर्दू रस्मुल ख़त है उसमें देवनागरी लिपि में, देवनागरी में और अंग्रेज़ी में रोमन स्क्रिप्ट में उन्होंने उर्दू की चीज़ों को मुहैया कराया है। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो उर्दू रस्मुल ख़त से नावाकिफ़ हैं, उनको उर्दू से दिलचस्पी बनाए रखने के लिए ये कोशिश रेख्ता वालों ने की है, ये बेहतर कोशिश है। लेकिन इसमें मेरा मशवरा सिर्फ़ इतना सा है कि अगर किसी को उर्दू में दिलचस्पी है, तो वो अगर चाहे तो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते में वो उर्दू पढ़ना, लिखना सीख सकता है, कोई भी इंसान, कोई भी आदमी। तो अगर हमको उर्दू अदब में दिलचस्पी है, उर्दू की शायरी में दिलचस्पी है, उर्दू की नस्र में अगर दिलचस्पी है, तो हम उस दिलचस्पी को ज़रा-सा और आगे बढ़ाएँ, हम उर्दू रस्मुल ख़त अगर सीख लें, तो हम उस ज़बान की रूह तक से वाकिफ़ हो सकते हैं और ये हमारे लिए बेहतर होगा। मैं उसकी मिसाल ये दे रहा हूँ कि किसी ज़माने में मुझे ये कलकत्ता जाने से 5 साल 7 साल पहले की बात है कि मेरी दिलचस्पी रवीन्द्रनाथ टैगोर के ओरिजिनल अफ़सानों में, रवीन्द्रनाथ टैगोर की ओरिजिनल कहानियों में मेरी दिलचस्पी थी। इसके लिए मैंने अपने एक क्लासमेट को जो जिनकी मादरी ज़बान बांग्ला है और अपने एक अज़ीज़ तरीन जूनियर को मैंने पकड़ा और उन लोगों से मैंने बांग्ला ज़बान को पढ़ना शुरू किया और धीरे-धीरे बड़ी मेहनत की। मैंने बांग्ला ज़बान, बांग्ला स्क्रिप्ट मैंने सीख ली, उसके साथ में मैं बांग्ला पढ़ना, लिखना, बोलना मैंने सीख लिया। तो जिसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं बांग्ला की चीज़ों को पढ़ता हूँ और आज भी पढ़ता हूँ। मैंने उसको छोड़ा नहीं है। तो इससे मुझे बंगाल की बहुत सारी चीज़ें क्योंकि ज़बान कोई स्टैग्नेंट चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्टैटिक है, वो बड़ा लूसिड किस्म का मामला है। ज़बान में वहाँ की तहज़ीब, वहाँ वहाँ की वहाँ वहाँ का कल्चर, वहाँ की जो सकाफ़त है, ये सब चीज़ें मिली-जुली हुई रहती हैं। ट्रांसलिटरेशन में या ट्रांसलेशन में वो मज़ा नहीं आएगा जो हम उसकी असल रूह को समझेंगे, तो उसके लिए रस्मुल ख़त का पढ़ना ज़रूरी है। लिहाज़ा उर्दू से जिनको भी दिलचस्पी है, मेरा मशवरा ये है कि ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ऐसी बहुत सारी टीच योरसेल्फ टाइप की किताबें हैं ऐसी बहुत सारी कि जिनसे हम 2 हफ्ते से 3 हफ्ते में उर्दू सीख सकते हैं और उर्दू सीखते हैं लोग। मैं जिस दिन पहली क्लास में जाता हूँ नॉन उर्दू नोइंग की स्टूडेंट्स के बीच में वो अलिफ बे वगैरह नहीं जानते हैं, लेकिन 2 हफ्ते से 3 हफ्ते में वो उर्दू पढ़ने लगते हैं, उर्दू लिखने लगते हैं और जो हिंदी प्रदेश हम जिसको कहते हैं, जो हिंदुस्तान की लिंग्विस्टिक आबादी है उसमें जिसको हम हिंदी प्रदेश कहते हैं, वहाँ के लोग उर्दू हिंदी मिक्स करके बोलते हैं। तो वो ज़बान के ख़त ख़ाल से वो तकरीबन वाकिफ़ होते हैं और वो खूब अच्छे से उसको बोलते हैं। लिहाज़ा रस्मुल ख़त को सीख लेना मेरे ख़्याल से बेहतर है ज़बान जानने के लिए, ज़बान की रूह तक पहुँचने के लिए। मेरे एक उस्ताद हैं प्रोफ़ेसर पंचानन मोहंती साहब जो लिंग्विस्टिक्स के हिंदुस्तान के आज के ज़माने में एक रिनाउंड लिंग्विस्ट हैं। वो कहते हैं कि हम में से वो आदमी जो ज़्यादा हिंदुस्तानी ज़बानें जानता है, वो ज़्यादा बेहतर हिंदुस्तानी है। यानी वो उसको कहते हैं कि अ पर्सन हु नोज़ मोर एंड मोर इंडियन लैंग्वेजेस इज़ अ बेटर इंडियन। तो हम जितनी ज़्यादा ज़बानें जानते हैं, हम उतना ज़्यादा अच्छा हिंदुस्तानी होते हैं। हम सही। उतने ज़्यादा जो है ना लोगों को अपने अंदर समावेश करने की हम में ताकत होती है, सलाहियत होती है। हम उतना ज़्यादा लोगों को अपने दरमियान रखते हैं या लोगों के दरमियान जाते हैं। तो ये लैंग्वेज सीख लेना कहीं पे भी नुकसानदेह नहीं है और लैंग्वेज को सीखने के लिए, समझने के लिए उसके रस्मुल ख़त को या उसकी लिपि को जानना ज़रूरी है और ये 15 दिनों का काम है। अगर आप उर्दू से मोहब्बत करते हैं, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम से मोहब्बत करते हैं, कश्मीरी, पंजाबी, असामीज़ और बांग्ला से मोहब्बत करते हैं, उर्दू, हिंदी से मोहब्बत करते हैं, तो आप उस स्क्रिप्ट को 15-20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में सीख सकते हैं। सही। अररिया के सीमांचल से आपका ताल्लुक़ है और सीमांचल का जो ख़ित्ता है वो अदब के ताल्लुक़ से काफ़ी ज़रख़ेज़ रहा है। रेनू और फ़रताब की ज़मीन भी इसे कहा जाता है। तो सीमांचल के ताल्लुक़ से कुछ ऐसे शोरा या कुछ ऐसे अदीब जो आपको ऐसा महसूस होता है कि ये नेशनल कैनवास पे दिखना चाहिए था और या बहुत आगे अ, तक अगर ऐसा नहीं, ये बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा है। इसको थोड़ा-सा हमको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखना चाहिए।
जी, चूँकि मैं उर्दू अदब का तो तालिबे इल्म हूँ, उर्दू पढ़ता लिखता हूँ, लेकिन उसमें मेरी दिलचस्पी शायरी से और उसमें भी तारीख़ से मेरी दिलचस्पी ज़्यादा है। जिन दिनों मैंने 18वीं सदी को बहुत मज़बूती से पढ़ना शुरू किया, तो मैं देख के हैरान भी हुआ कि 18वीं सदी में जो हमारे यहाँ तज़किरे लिखे गए हैं, पहला तज़किरा 1752 ईस्वी में हमारे यहाँ लिखा गया है और जो तज़किरे लिखे गए हैं, आपको हैरानी होगी कि उन तज़किरों में पूर्णिया का ज़िक्र है, जगह-जगह पे पूर्णिया का ज़िक्र है, कि वो शोहराए किराम जो दिल्ली के थे, दिल्ली से लखनऊ की तरफ चले गए, अवध की तरफ और वहाँ से वो अज़ीमाबाद होते हुए मुर्शिदाबाद या बाद के ज़माने में कलकत्ता चले गए, ढाका चले गए लोग, उसमें से अच्छे खासे लोग या उस ज़माने की जो तारीख़ लिखी गई है तज़किरों में, उसमें आपको पूर्णिया का जगह-जगह पे ज़िक्र मिलता है। 18वीं सदी में और 19वीं सदी में पूर्णिया का ज़िक्र मिलता है। मेरे पास इस तरह के मखतूतात हैं, ऐसे तज़किरे हैं कि जहाँ पूर्णिया का ज़िक्र है। पूर्णिया मतलब आज का मौजूदा अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार का इलाका, कि इसका ज़िक्र 18वीं 19वीं सदी के तज़किरों में है। लेकिन 20वीं सदी में आने के बाद हम लोगों का कहीं पे कोई नामो-निशान नहीं है। कम अज़ कम 20वीं सदी के निस्फ़ अव्वल में यानी 1900 और उसके बाद आज़ादी के ज़माने तक में हम लोगों का बहुत ज़्यादा तज़किरा नहीं है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को कोई जानते नहीं है। हमारे यहाँ को जो इलाकाई बंधन है हमारे यहाँ का, उस बंधन को तोड़ के निकलने वालों में फणीश्वर नाथ रेणु और अल्लामा ईसा फरताब का नाम है और इस वजह से हम लोग अररिया को रेणु और फरताब की धरती के नाम से हम लोग रेफर करते हैं, बार-बार उसका ज़िक्र करते हैं। सवाल ये है कि अब क्यों ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ से कोई नहीं है? वाक़या ये है कि जब लिखने-लिखाने का ज़माना था, तज़किरों का ज़माना था, तो उसमें हमारा तज़किरा था। लेकिन उसके बाद आज़ादी की लड़ाई अपने पीक पे थी 1857 और उसके बाद फिर 1900 महात्मा गांधी का हिंदुस्तान की सियासत में दाखिला होता है, उनकी आमद होती है और उसके बाद आज़ादी की लड़ाई जो तेज़ हुई और फिर धीरे-धीरे जिस तरह से पूरा हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ आज़ादी की लड़ाई में, तो वहाँ पे हमारे यहाँ इलाकाई तौर पर जो लिखने-लिखाने का रिवाज था, उसमें हम लोग कहीं न कहीं पे पीछे रह गए और वो सिलसिला आज़ादी के बाद तक कंटिन्यू रहा 70s और 80s के ज़माने तक कि हमारे यहाँ की जो तहरीरी तारीख है, उसमें हम लोगों का ये सिलसिला बीच में टूट गया। ये खुशी की बात है कि कुछ लोग ऐसे ज़रूर रहे कि उन्होंने लिखा जैसे रेनू है, अल्लामा ईसा फरताब है या बाद के ज़माने में भी कुछ लोग थे कि वो अररिया के, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार के लोग थे, बाहर निकले और उन्होंने लिखा तो लोगों ने उनको जाना। उनके नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन ये एक फ़ाले नेक साबित हुआ कि 2000 ईस्वी और उसके बाद अररिया में लोगों ने मिलना-जुलना, उठना-बैठना शुरू किया। अगर तारीख़ का मुताला करें तो आप देखेंगे कि इंसान नाम से किशनगंज से रिसाला निकलता था। अकमल इजदानी साहब निकालते थे, उसका पूर्णिया नंबर बड़ा मशहूर है। उसकी तारीख आपको मिल जाएगी, किशनगंज की, अररिया, पूर्णिया, कटिहार की तारीख मिलेगी। लेकिन अगर अररिया वगैरह की बात करें तो लोग इस कैद को तोड़कर बहुत कम बाहर निकल पाए। 70s 80s के ज़माने में लोग हमारे यहाँ लिखने वाले थे, आज भी लिखने वाले लोग हैं, लेकिन उनको वो एक्सपोज़र नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। मिसाल के तौर पर अगर बात करें तो ज़ुबैरुल हसन गाफिल साहब का नाम था, अच्छा खासा नाम था। ज़बान-ओ-अदब जो बिहार उर्दू अकेडमी का रिसाला है, उसने 80s में उनके ऊपर गोशा निकाला था। मुश्ताक अहमद नूरी का नाम है। आप पूरे हिंदुस्तान में जो भी अदब पढ़ने-लिखने वाले लोग हैं, फ़िक्शन के हवाले से, अफ़साने के हवाले से मुश्ताक अहमद नूरी का नाम जानते हैं। रफ़ी हैदर अंजुम का ताल्लुक भी हमारे ही यहाँ से, रफ़ी हैदर अंजुम का नाम जानते हैं। हमारे टीचर रहे हैं हसन आलम साहब, उनके भी अफ़साने हमने पढ़े हैं कई रसाइल में। लिखते पढ़ते रहे हैं। रज़ी अहमद तन्हा साहब के नाम से हम सब लोग वाकिफ़ हैं। दीन रज़ा अख्तर साहब के नाम से वाकिफ़ हैं। ये सब लोग, इनकी मजबूरी ये थी कि ये अररिया और आस-पास के इलाके में ये लोग महदूद और महसूर होके रह गए। लेकिन जो वहाँ की सरहदों को और बंधनों को तोड़ के निकला, तो उन्हीं में से मुश्ताक अहमद नूरी साहब हुए। उन्हीं में हक्कानी उल कासमी हैं कि हक्कानी उल कासमी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद दिल्ली को पकड़ लिया और दिल्ली में रह के उन्होंने क्या-क्या कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने फ़लस्तीन के 4 शोरा की तारीख़ लिखी, उनके अहवाल लिखे और इस तरह से उन्होंने इलाकाई तौर पर उन्होंने रेणु के शहर में किताब लिखी या उनके जो तनक़ीदी मज़ामीन हैं, आप अगर देखें तो देखेंगे कि हिंदुस्तान भर में उर्दू अदब में जो उर्दू की आलमी शनाख्त है, उस आलमी शनाख्त में हक्कानी उल कासमी ने किसी भी बंधन को, चाहे वो इलाके का बंधन हो या कोई भी सरहद हो, उस सरहद को उन्होंने तोड़ा और उन्होंने अपनी शनाख्त कायम की। ऐसे लोग भी हमारे दरमियान में रहे हैं, लेकिन हम लोगों को
दिल जमे के साथ जिस तरह से अपने इलाके को या वहाँ के लोगों को एक्सपोजर मिलना था, जो लिखना था उन्होंने लिखा, लेकिन उनको वो एक्सपोजर नहीं मिला। तो अब हमको लगता है कि ये बड़ा ही नेक मौका है, अभी का माहौल बड़ा अच्छा है कि उन लोगों को आलमी तौर पर या हिंदुस्तान की सतह पे उनको हम लोग मुतारिफ करा सकते हैं, उनको रोशनास करा सकते हैं। ज़ुबैर हसन गाफिल साहब के वालिद हैं ज़हूर हसन साहब, उनका शेरी मजमूआ आया हुआ है। तो इस तरह के लोग जस्ता जस्ता वहाँ से बाहर निकलते रहे हैं, उनकी शनाख्त होती रही, लेकिन जो तसलसल था, जो गुज़िश्ता से जो पैवस्ता की जो रिवायत हमारे यहाँ रही थी, वो रिवायत कहीं न कहीं पे 20वीं सदी की इब्तिदा में टूट गई। उसकी वजह से हमारे इलाके के लोगों को मुल्की सतह पर वो एक्सपोज़र नहीं मिला। हाँ, लेकिन अब धीरे-धीरे माहौल बदल रहा है, अच्छे खासे लोग अब आगे आ रहे हैं, एक और तनकीद के मैदान में वो लोग काम कर रहे हैं, तो उससे अब एक माहौल बन रहा है और ऐसी चीज़ें धीरे-धीरे आगे और आएँगी। रीजनल ज़बान में जो शायरी होती है, अपने इलाके में भी होती है, दूसरे इलाकों में भी होती है। उन शायरी को, वैसे अशार को या उन नज़्मों को या जो भी कहना, जो भी नाम उसको दे दिया जाए, उसको किस तरह से देखते हैं, ख़ास करके अदबी नज़र से अगर हम देखें तो? लिंग्विस्ट के दरमियान ये एक बड़ी बहस है। मैं उस बहस में बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगा कि लैंग्वेज है वो क्या है, डायलेक्ट क्या है, उसकी पहचान क्या है रीजन से, या मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जब हम दुनिया की तारीख का मुताला करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि हर ज़बान अपने एक महदूद इलाके में वो रीजनल ज़बान है। अगर फ्रांस का इलाका आप ले लें तो फ्रांस की ज़बान फ्रेंच है, वो वहाँ की महदूद ज़बान है, फ्रेंच के इलाके तक महदूद है। अगर आप दूसरी ज़बानों को ले लें, ये ऐसी कुछ ज़बानें हैं कि जैसे अंग्रेज़ी है, कि अब उसकी हैसियत इंटरनेशनल, आलमी सतह पे उसकी अपनी पहचान है। हिंदुस्तान में अगर आ जाएँ, तो हिंदुस्तान में तकरीबन ये जो ज़बानें हैं, इन सब ज़बानों का अपना कोई न कोई इलाका और खित्ता है। लेकिन वहाँ पे उर्दू की जो सबसे अच्छी बात है कि उर्दू का अपना कोई इलाका नहीं है। साजिशें होती रही हैं, उर्दू को हमारे पड़ोस में अचानक सरकारी ज़बान वहाँ पे बना दिया गया, तो लोगों ने उस पे जो है ना बड़ा वावेला मचाया, बड़ा हंगामा किया, और वहाँ हालाँकि मुख्तलिफ इलाके की मुख्तलिफ ज़बानें थी, लेकिन मुल्की सतह पे उन्होंने उर्दू को सरकारी ज़बान बना दिया। उसका असर हुआ कि हमारे यहाँ कश्मीर में जब तक वो स्टेट रहा, 2 साल पहले तक जब वो स्टेट था, वहाँ की सरकारी ज़बान उर्दू थी, और लेकिन वहाँ पे आम लोगों की ज़बान कश्मीरी थी। तो ये आम लोगों की ज़बान, मादरी ज़बान, सरकारी ज़बान, ये सब की अपनी एक बड़ी बहस है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ़ ये देखना चाह रहा हूँ कि जिस बात की तरफ आपने इशारा किया कि रीजनल ज़बान, तो हर ज़बान रीजनल है, लेकिन अगर बोली की बात करें, बिहार की अगर बात करें, बिहार में अगर ले लें, तो बिहार में मुख्तलिफ ज़बानें हैं जिनको हम बोलियाँ कहते हैं या ज़बान कहते हैं। मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, जी, वज्जिका, इस तरह की बहुत सारी बोलियाँ हैं, इलाकाई ज़बानें हैं। सीमांचल के इलाके में आ जाएँगे, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार के इलाके में, तो वहाँ बहुत सारी बोलियाँ हैं कि वो अलग-अलग इलाके में अलग-अलग बोली लोग बोलते हैं। ये अच्छी बात है कि उन इलाकों में, वहाँ की मकामी ज़बान में, मकामी बोली में लोग कुछ न कुछ तख्लीकी काम कर रहे हैं। मैथिली में लोग लिख रहे हैं, मैथिली को तो रिकॉग्निशन है, साहित्य अकादमी से अवार्ड भी मिलता है, लेकिन अंगिका में, वज्जिका में या सुरजापुरी में या और दूसरी बोलियों में जो लोग लिख रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। सवाल ये है कि अदब क्या है? शायरी क्या है? बड़ी लंबी बहस है। अदब में, शायरी में वो चीज़ें कि जो इनकरेजिंग हों, जो हौसला अफ़ज़ा हों, कि जो हाली ने जिसको लिखा था या सर सैयद ने जिसको लिखा था कि ये जो उम्मीद को जो बढ़ाती है जो चीज़ें, कि हम उम्मीद के सहारे बड़ा से बड़ा कारनामा अंजाम दे देते हैं, बड़ा से बड़ा काम कर देते हैं। अरबी शायरी की तारीख़ है आपके यहाँ, सबअ मुअल्लिक़ा उठा के अगर देख लें कि वो मसनवियाँ, वो 7 जो हैं जिनको बतौर इनाम खाने काबा पे लटका दिया गया था, आप उसको देखें, वहाँ अदब की, अरबी की, इस्लाम से पहले की जो तारीख़ है उसको अगर उठा के देख लें, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिलेंगी कि शायरी ने या अदब ने, बिलख़ुसूस शायरी ने कौमों को जगाने का, बेदार करने का, अवेकनिंग का काम किया है। अगर इस तरह का काम हम किसी मकामी बोली में करते हैं तो उसको खुशामदीद कहना चाहिए, उसका वेलकम करना चाहिए। लेकिन इनकरेजिंग चीज़ों की जगह पे डिस्करेजिंग चीज़ें हों, मकामी बोली में या किसी भी बोली में हम किसी पे हँसें, हम किसी को जो है ना डिस्करेज करने का, तंज़ और मज़ाह एक अलग चीज़ है। तंज़ और मज़ाह के बारे में शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने अभी हाल फिलहाल इंतकाल से कुछ 6 महीने पहले उनका स्टेटमेंट था कि जिस ज़बान का
जिस ज़बान में तंज़ो मज़ाह का अदब जितना बुलंद होगा, वो ज़बान उतना ज़्यादा, उसका अदब उतना ज़्यादा आला व अरफ़ा होगा। तो तंज़ और मज़ाह एक अलग चीज़ है, लेकिन सही। मजमूई तौर पर जो है डिस्करेज करना, हौसला शिकनी करने के लिए, तो वो शायरी नहीं है, माफ़ कीजिएगा, और वो किसी मकामी बोली में हो या किसी चीज़ में हो, ऐसी चीज़ों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ऐसी चीज़ों को लोगों ने तवज्जो नहीं दी है, उसको तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि जहाँ पे आप किसी के बीए पास कर लेने पे जो है ना मज़ाक उड़ाएँ, आप जो है ना किसी के अच्छा काम कर देने पे या सैलाब आ जाने पे आप जो है ना किसी का मज़ाक उड़ाएँ, ठीक है? तो या रोड एक्सीडेंट पे जो है ना आप मज़ाक, ये सब इंसानियत सूज़ बातें हैं। ऐसी चीज़ों को अदब नहीं कहते हैं, ऐसी चीज़ों को मकामी स्तर पे हो या आलमी स्तर पे हो, इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करना चाहिए। और हम इस तरह की चीज़ों को, ठीक है कि जहाँ पर किसी तरह की कजी होगी, कजरवी होगी, उसी से कोई नया मामला जन्म लेता है, उसी से कोई नई चीज़ पैदा होती है, वो एक अलग चीज़ है। उम्मीद अफ़ज़ा अगर चीज़ हो, उससे हम समाज को, माशरे को आगे ले जा सकते हैं, तो उसका इस्तक़बाल करना चाहिए। लेकिन हौसला शिकनी का नाम अदब नहीं है, चाहे वो मकामी तौर पर हो या वो आलमी तौर पर हो। उसकी मुझे मेरी समझ के मुताबिक उसको जो है रिकॉग्नाइज़ नहीं करना चाहिए। एक ज़ाती सवाल है, बल्कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, इस इलाके के हैं, ज़ाहिर-सी बात इस शहर से, ये वतन है तो मोहब्बत मिट्टी से भी होगी, यहाँ के लोगों से भी होगी, और इस शहर ने बहुत प्यार भी हम सबों को दिया है। तो एक आम सा सवाल है जो हर किसी से पूछा भी जाता है, और हमसे भी लोग पूछते हैं, आपसे भी लोग पूछेंगे कि अभी आपने इस शहर को सँवारने के लिए कोई खाका या कुछ ऐसा काम जो आपने ज़हन में सोच रखा हो, या कोई ऐसी राय जो होना चाहिए, या उन लोगों को हाँ, करना चाहिए जो लोग बाहर रह रहे हैं, किसी अच्छे मकाम पर फ़ाइज़ हैं, तो उस पर थोड़ी-सी रोशनी आप डाल देते हैं। 2 जिससे इसमें इसमें बुनियादी तौर पर 2 पहलू है, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, कि हमारा इलाका जहाँ से हम आते हैं, हम अपने इलाके के मक़रूज़ हैं, अपने अपने लोगों के हम कर्ज़दार हैं, उनका जो एहसान है, जो उनका प्यार है, जो उनकी मोहब्बत है, उसको किसी सूरत में अदा नहीं किया जा सकता है। एक पहलू ये है कि हमको उस इलाके के लिए, वहाँ के लोगों के लिए करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, करेंगे। और दूसरा है कि हमारे हमारे साथ एक मजबूरी है कि हम अपने इलाके से अगर ज़मीनी दूरी अगर देखें तो 2000 किलोमीटर दूर हम रहते हैं, जहाँ पे रहना, जहाँ पे नौकरी करना, जहाँ पे हमको अपनी खिदमत अंजाम देना, मेरे लिए वो एक कंपल्शन है, मजबूरी है। लेकिन इसके सही, बावजूद सही। हमको अपने यहाँ के लिए करना चाहिए। पहला सवाल ये है। लेकिन साथ ही साथ उसमें सवाल ये है कि जो डेवलपमेंटल काम है, वो हमारे यहाँ के, जो हमारे इलाके के जो भी लोग हैं, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, और जो गवर्नमेंट का 3 टियर सिस्टम है, जो ऊपर से लेके नीचे तक जो लोग हैं, वो डेवलपमेंटल काम करें। उनको जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी हमारी, हमसे जो भी मदद वो माँगेंगे, हमको जो भी मदद माँगना नहीं है, हमको जो हुक्म करेंगे, मैं 24 घंटे उसके लिए हाज़िर हूँ, पहली चीज़। मेरा ताल्लुक पढ़ने-लिखने से है, मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ। तालीमी इदारों में जो काम कर सकते हैं, करियर एंड गाइडेंस का काम कर सकते हैं, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, अगर कि हमने जो भी फ़ासला तय किया है, उसमें जो मुसीबतें हैं, जो सऊबतें हैं, हमने बर्दाश्त की हैं, या जो जिन मुश्किलात का हमने सामना किया है, हम उनसे आने वाली नस्लों को बचाने के लिए करियर एंड गाइडेंस का, कोचिंग एंड गाइडेंस का काम कर सकते हैं, वो काम हम ज़रूर करेंगे, हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। रह गई बात जहाँ तक अपने इलाके की, तो अपने इलाके के लिए मैं सिर्फ़ यही कहना चाहता हूँ कि बदन में जो भी लहू है, तेरी अमानत है। बदन में जो भी लहू है, तेरी अमानत है, जहाँ-जहाँ हो ज़रूरत वसूल कर लेना। हम जो कुछ है, हमारी पहचान वहाँ से है, वहाँ के लोगों से है, अपने इलाके से है। हमको बनाने में, सँवारने में, हमको निखारने में हमारे इलाके का रोल है, और वहाँ से लेके हम जिन इदारों से, जिन दानिशगाहों से वाबस्ता रहे, उन सब का मैं कर्ज़दार हूँ। उसमें जितना रोल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, जितना रोल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का है, उतना ही रोल कपूरबा मिडल स्कूल का है, उतना ही आज़ाद अकेडमी का है, उतना ही अलशम्स मिलिया कॉलेज का है। हम उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए जो भी हुक्म हो, मैं किसी भी तौर पे दामे, दिरमे, सुफ़ने में किसी तरह से काम आ सकता हूँ, मैं 24 घंटे उसके लिए हाज़िर हूँ। हमारे जो भी देखने वाले हैं, जो भी सुनने वाले लोग हैं, अगर आपको करियर एंड गाइडेंस के हवाले से, अगर आपको अपने तालीमी मंसूबे में कहीं पे आपको मेरे से मदद चाहिए, हैदराबाद की सतह पे जो मदद चाहिए, मैं यहाँ पे हमातन हर वक़्त मौजूद हूँ। आप जब चाहें तब मुझसे राब्ता कर लीजिए।
और इसके अलावा अगर आपको अलीगढ़, दिल्ली के हवाले से कुछ चाहिए, आपका ये खादिम आपके लिए 24 घंटे अपने इलाके के तमाम बच्चों के लिए हम 24 घंटे हाजिर हैं, जब चाहे जो चाहे। हमारे सही। लोग हैं, उनका हम पे कर्ज है, उनका हम पे एहसान है, हम उनके लिए 24 घंटे हाजिर हैं। बहुत 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 हौसला अफ़ज़ा कलिमात हैं आपके। आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा, कोई ऐसी बात जो शायद मुझे पूछनी चाहिए थी, मैं पूछ नहीं पाया, या वो सवाल मेरे ज़हन में नहीं आया और आप बताना ज़रूरी समझे हमारे नाज़रीन को, तो नहीं, ये प्लीज़। बिल्कुल सही है। हमारा जो ये आज का जो ज़माना है, जिस मीडियम के ज़रिए हम लोग जो है ना बैठे हुए हैं, लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं, ये मीडियम है, इसने तमाम बंधनों को तोड़ दिया है। इसमें कोई शर्त नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि इसको सिर्फ़ अररिया, पूर्णिया के सीमांचल के लोग देखेंगे। पूरी दुनिया में कहाँ कौन देखेगा मालूम नहीं। ये अब ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबलाइज्ड विलेज में हम लोग रहते हैं। ये ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, इसमें हम लोग हर किसी से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का जो हमारे पास आज के ज़माने में जो सरमाया है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का जिस तरह से फ्लड गेट ओपन है, अब इसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। अररिया में रहने वाला बच्चा दिल्ली में रहने वाले बच्चे से किसी भी सूरत से कम नहीं है। बस फ़र्क यही है कि दिल्ली में पार्लियामेंट है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, दिल्ली में इंडिया गेट है, वो अररिया में नहीं है। दिल्ली में जेएनयू है, अररिया में जेएनयू नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप पहले, हमारे जो असातिज़ा कराम हैं, हमारे वालिदैन हैं, हम लोगों को बताते थे कि स्काई इज़ द लिमिट। लेकिन आज के ज़माने में जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का जो तूफान आया हुआ है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि नाउ स्काई इज़ नॉट द लिमिट। आप आसमान के ऊपर भी जा सकते हैं। शर्त ये है कि आपको सही सही समत में, सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप ज़रूर आगे जाएँगे, आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता रहे हैं। उन सबको आगे बढ़ना है, और जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तो हम नेशन बिल्डिंग में, राष्ट्र निर्माण में हमारा उतना ज़्यादा योगदान होगा, हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। इसलिए कि हम सब लोग अपनी-अपनी जगह पे पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्स हैं। जो जहाँ पे है, जो भी काम कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है। समाज की तामीर में, समाज के निर्माण में वो अपना योगदान दे रहा है, अपनी तरफ से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। ये उनको, यही उनके लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से यही होगा कि हम उनको आगे आने में मदद करें। तो मेरी समझ यही है कि हमारे यहाँ से इस तरह के लोग हैं, वो आगे आ रहे हैं। बड़ी तब्दीली आई है। 70s में अपने यहाँ से इक्का-दुक्का लोग आगे निकलते थे, सिविल सर्विसेज में, ब्यूरोक्रेसी में, टीचिंग में, हायर एजुकेशन में बहुत कम लोग आते थे। हमारे इलाके के ज़्यादातर लोग क्या है, स्कूल में टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में टीचर हैं। लेकिन वो धीरे-धीरे मामला बदला, मंजरनामा बदला। 80s में, 90s में हमारे यहाँ धीरे-धीरे लोग आने लगे, और आज हमारे इलाके के लोग सिविल सर्विसेज में आईएएस हैं, आईपीएस हैं, रेवेन्यू सर्विसेज में आईआरएस हैं, और दूसरी सर्विसेज में हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लोग हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में हैं, पढ़ने लिखने के मैदान में लोग हैं, बैंकिंग सर्विसेज में, रेलवे में, स्टाफ सिलेक्शन वाले में, हर तरह की तमाम फील्ड्स में लोग हैं। ये नहीं कह सकते कि अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार के लोग सिर्फ खेती किसानी तक महदूद है। नहीं, हमारे असलाफ ने खेती किसानी की थी, लेकिन उन्होंने खेती किसानी करके समाज को मजबूत किया, देश को मजबूत किया, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया, और अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। हमने अगर रेनू और फरताब को अगर हमने पैदा किया है, हमने फ्रीडम फाइटर्स भी दिए हैं। हमारे इलाके से लोग जो है फ्रीडम फाइटर्स भी हुए हैं, उनमें हर तरह के लोग हैं। हमारे इलाके से लोग जो है ना पूरा राष्ट्र निर्माण में उन्होंने अपना योगदान दिया है। हम कहीं पे किसी से कम नहीं है। हमको उन चीज़ों को, असलाफ की उस तारीख को लोगों के सामने रखना चाहिए, ताकि नई नस्ल के लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, उनको हौसला मिले और वो आगे बढ़ सकें। शायद आज की गुफ्तगू नामुकम्मल रहेगी अगर आपके चंद अशार हम न सुन पाए, तो कुछ अशार जो आपके हैं, तरफ से बोल जाते हैं। जी। हाँ, ये अशार अशार जो हैं, ये तो मामला ठीक वैसा ही है कि जी। हम जो है कभी-कभी जो है बस यूँ ही तफन्नुन तबा के लिए शेर कह लेते हैं, कि कौन कहता था कि ये भी हौसला हो जाएगा, कौन कहता था कि ये भी हौसला हो जाएगा, मीर व गालिब से हमारा सिलसिला हो जाएगा, और सब चले हैं कूचे कातिल को ये सोचे बगैर, सब चले हैं कूचे कातिल को ये सोचे बगैर, तुम ना आओ साथ
तब भी काफिला हो जाएगा, तुम ना आओ साथ तब भी काफिला हो जाएगा, और जिस कलंदर ने रखा ठोकर में तख्तो ताज को, जिस कलंदर ने रखा ठोकर में तख्तो ताज को, तख्तो ताज को, वो जरा सा सर हिला दे जलजला हो जाएगा, ओ वो जरा सा सर हिला दे जलजला हो जाएगा। और फिर शेर ये है कि बद्दुआओं ने मुझे महफूज रखा आज तक, बद्दुआओं ने मुझे महफूज रखा आज तक, तुम दुआ देने लगे तो मसला हो जाएगा। कौन कहता था कि ये भी हौसला हो जाएगा, मीरो गालिब से हमारा सिलसिला हो जाएगा। सिलसिला तो हो इसी तरह से कुछ अशार मैं कभी कभी कह लेता हूँ, बस यूं ही जो ना तफरीह के लिए, कि जो मसलहत के असीर हैं उनसे प्यार करके भी क्या करोगे, जो मसलहत के असीर है, जो मसलहत के असीर हैं उनसे प्यार करके भी क्या करोगे, वो आने वाला नहीं है तो इंतजार करके भी क्या करोगे, जो मसलहत के असीर हैं उनसे प्यार करके भी क्या करोगे, वो आने वाला नहीं है तो इंतजार करके भी क्या करोगे। और फिर शेर ये देखिए कि रहे जुनू में हमारे जैसे दो चार हों तो हमें बता दो, रहे जुनू में हमारे जैसे दो चार हों तो हमें बता दो, मैं बता दूं वगरन तुम ऐसे वैसे सबको शुमार करके भी क्या करोगे, क्या करूं। रहे जुनू में हमारे जैसे दो चार हों तो हमें बता दो, वगरन तुम ऐसे वैसे सबको शुमार करके भी क्या करोगे। क्या करोगे। अना अना तुम्हारी है मोहतरम तो मेरी वफा का भी पास रखना, अना अल्लाह तुम्हारी है मोहतरम तो मुख्तलफ मेरी वफा का भी पास रखना, पास रखना, अना तुम्हारी है मोहतरम तो मेरी वफा का भी पास रखना, झुकी हो गर्दन अगर हमारी तो वार करके भी क्या करोगे, क्या करोगे। बहुत झुकी हो गर्दन अगर हमारी तो वार करके भी क्या करोगे। फिर शेर ये कहा है कि वो एक मौसम हमारे दिल का खिज़ां की सूरत बदल गया है, वो एक मौसम हमारे दिल का खिज़ां की सूरत बदल गया है, उजड़ गया है चमन जो अब तो बहार करके भी क्या करोगे। क्या करोगे। और मक्ता है कि ये मशवरा है तुम्हें अजीजों, संभालो अपने दिल और जान को, ये मशवरा है तुम्हें अजीजों, संभालो अपने दिल और जान को, जो गैर का हो चुका हो उस पर निसार करके भी क्या करोगे, क्या करोगे। बहुत जो गैर का हो चुका हो उस पर निसार करके भी क्या करोगे, जो मसलहत के असीर हैं उनसे प्यार करके भी क्या करोगे, वो आने वाला नहीं है तो इंतजार करके भी क्या करोगे। मैं समझता हूं बहुत कि जी काफी है इतना सा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिदुल हक साहब, आपने वक्त दिया। हम सब फिर से एक बार पूरी संवाद की टीम की तरफ से आपके शुक्रगुजार हैं। मैं ज़ाती तौर पर द संवाद की पूरी टीम का, दीपक साहब से लेके अफ़ान कामिल, इफ्तिखार आलम से लेके प्रोफेसर नौमान हैदर, जितने भी लोग इससे वाबस्ता हैं, जाहिद अनवर हैं और सारे लोग हैं, सबका नाम मुझे याद है, मैं सब लोगों का नाम क्या लूँ, लेकिन जितने भी लोग हैं वो सब हमारे लोग हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे अजीज़ हैं। उन सब लोगों का शुक्रिया कि ऐसा मौका फराहम किया कि ऐसा लगा कि मैं 2000 किलोमीटर दूर नहीं हूँ, बल्कि अपने घर में अपने जी, लोगों के दरमियान बैठा हुआ हूँ। शुक्रिया। और ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन है कि इसमें हम लोगों के दरमियान में ये दूरी बहुत है, फासले तो नहीं है लेकिन दूरी जो बढ़ गई है, इस दूरी को कम करने के लिए संवाद ने जो ये कोशिश की है, उसके लिए मैं संवाद का पूरी टीम का मैं बेहद ममनून हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।